सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माउली द एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आज अपन अलग नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं जिसमें अपन देखेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने सिर्फ समझने जरूरी है। उसका इसका सिर्फ ये जो है ना, ये प्रिंसिपल्स है। मीन्स इस सिद्धांत को यूज करके अपना अकाउंटिंग होने वाला है आगे जाके। तो आप सिर्फ इस पे थोड़ा गौर कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है कैसे है, सब मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आपको इसको ये सबको ध्यान रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी जरूरी है। इसके लिए ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपके बुक में। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप जरूर से जरूर देखिए, बिकॉज अगर वो आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होगा। आइए देखिए कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? अभी जो बिजनेस में अकाउंटिंग होती है वो अपन बिजनेस की ओर से करते हैं। मीन्स कैसे? बिजनेस और बिजनेस ओनर मीन्स प्रोप्रिएटर जो है, बिजनेसमैन है और बिजनेस है, ये एक दोनों से अलग है। बिजनेस को ही बिजनेस और बिजनेसमैन को अपन मिक्स मत कीजिएगा। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लास है, क्लासरूम है। क्लास का जो ये मेरा बिजनेस है, ये क्लासरूम अलग रखूंगा। इसके जो हिसाब किताब होंगे, इसमें जो ट्रांजेक्शन होंगे, जो मैं खरीदूंगा इधर क्लासरूम में यूज करने के लिए चीजें, मेरे एसेट्स हो गए, कुछ भी होगा, कोई एक्सपेंसेस हो गए, मेरे क्लासेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो अलग होगा। और जो मेरा पर्सनल मीन्स मैं ओनर हूँ इस क्लास का, ठीक है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपेंस रहेंगे ना, कि मैं खुद के यूज के लिए मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, या फिर मैं खुद के यूज के लिए जो भी चीजें बाहर एक्सपेंस कर रहा हूँ, क्लासरूम के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए एक्सपेंस कर रहा हूँ, उस वो चीजें अलग रहेंगी और बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग रहेंगे। मीन्स कैसे? अभी सपोज आपने बिजनेस में पैसे डाले और इन्वेस्ट किया, तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिलेटेड है। मींस मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस के रिलेटेड है, तो मैं उसको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा। और अपोजिट, अगर मैं किसी कहीं बाहर, मतलब बाहर से मेरी इनकम आ रही है और मैं घर के खर्चों के लिए वो मैं इनकम यूज कर रहा हूँ, घर के खर्चों के लिए वो मैं इनकम यूज कर रहा हूँ, तो उसका और बिजनेस का कुछ लेना देना नहीं है, तो उधर का एंट्री में इधर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करूंगा। और सेकेंड थिंग कि सपोज अभी मैंने बिजनेस से पैसे निकाले या फिर बिजनेस में पैसे डाले, बिजनेस के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा जिसमें मेरा बिजनेस इन्वॉल्व होगा, उसको मैं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में जरूर से जरूर एंट्री करना जरूरी है, करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एसी खरीदा, एसी परचेस किया, वो मैं लगाऊंगा कहाँ? मेरे क्लासरूम के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर। कोई भी बिजनेस हो आपका, आप अगर बिजनेस के अंदर उसको लगाओगे तो वो आपके बिजनेस का एसेट हुआ, राइट? तो आपको उसके बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना है। और उल्टा उसी तरफ कि सपोज वो एसी मैंने जो खरीदा वो मेरे घर में मैं लगाऊंगा, सपोज मैं मेरे घर में लगाने वाला हूँ मेरे पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी एंट्री बिजनेस या क्लासरूम के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं नहीं करूंगा। आई होप आपको डिफरेंशिएट क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि बिजनेस के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो ही मैं बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। उसके अलावा कुछ भी इधर रिकॉर्ड नहीं होगा। सपोज मेरे घर में या फिर इधर बाहर जो भी मेरा पर्सनल चीजें है उसमें से कुछ लॉस हो गया या फिर कुछ खर्चा हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हुआ, तो उसकी एंट्री, उसका इफेक्ट मेरे बिजनेस के फाइनेंस बिजनेस के अकाउंट्स पे नहीं पड़ेगा, वो बात अलग है। अभी किसी को मैंने पर्सनली पैसे उधार दे दिए, मेरा फ्रेंड है, मुझे बोला जरूरत है मुझे पैसों की, मैं उधार लेने आया मेरे पास और मैंने पर्सनली उसको एज अ फ्रेंड दे दिए,
तो उसका कुछ भी इफेक्ट मेरे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे नहीं होगा, इधर कुछ भी उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। और अदर हैंड कि मेरे बिजनेस में से अगर मैं पैसे निकाल के किसी को दे रहा हूँ, या मुझे फ्रेंड्स को मेरे जरूरत है किसी को भी, या फिर मैं खुद भी बिजनेस में से पैसे निकाल के लेके जा रहा हूँ, तब और तब ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री कर ली जाएगी। तो इन शॉर्ट बोलूं तो बिजनेस से 1 रुपया भी इधर का उधर हुआ, बिजनेस के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, या फिर बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट के रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उधर कुछ भी हलचल होगी, मीन्स पैसे की लेन देन या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, तो उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना जरूरी है। अदरवाइज पर्सनल चीजें नो। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, दो अलग चीजें हैं। भले ये बिजनेस मेरा ही है, सब मेरा ही है, लेकिन बिजनेस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अगर मैं बिजनेस में से पैसे मेरे लिए भी लेके जा रहा हूँ, तो उधर एंट्री करूंगा कि मैं लेके गया, भले मेरा खुद का बिजनेस है लेकिन मैं लेके गया, वो मैं एंट्री करूंगा। उसको अपन सीखे थे ड्रॉइंग्स बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में। आइए, ये हुआ बिजनेस एंटिटी। अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट, मनी मेजरमेंट्स। मनी मेजरमेंट्स मतलब कोई भी चीज है जो बिजनेस की है, उसमें अगर उसी चीजों का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जिस चीजों की तुलना हम पैसे से कर सकते हैं। मीन्स की तुलना मीन्स तोल सकते हैं, जिन चीजों को हम पैसों में तोल सकते हैं उसी चीजों की ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है। अभी सपोज मेरे बिजनेस में जो एसी है उसका सपोज कुछ रिपेयरिंग का वर्क आया, काम निकला और उस पर खर्चा हुआ सो एंड सो, सपोज 1000 रुपीज खर्चा हुआ, तो उस पे जो खर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे बिजनेस का एसेट है, उसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर लूंगा। और अदर हैंड अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए सपोज मैं बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ, मैनेजर का भी काम कर रहा हूँ, या मैं और मेरे बिजनेस को मैं एज अ अकाउंटेंट भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पैसे नहीं लेना चाहूंगा, तो उसकी मैं एंट्री नहीं करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो मैं ऑनरेबली मीन्स मैं ऑनर हूँ इसीलिए वो मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही कर दे रहा हूँ, उसका रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए बिजनेस से, तो मैं उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करूंगा। तो मेरे बोलने का इंटेंशन इतना ही है कि जिन चीजों की वैल्यू के वजह से बिजनेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स या फिर एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रहा है, या फिर कुछ भी एसेट के रिलेटेड या लायबिलिटीज के रिलेटेड, खर्चों के रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, उसी को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करूंगा। या फिर जिन चीजों को पैसे में तोला जा सके उसी चीजों की मैं एंट्री करूंगा। या फिर ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू पैसे में नहीं की जा सकती, मीन्स कि अभी मैं बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ मेरे, तो उसके रिटर्न में मुझे एज अ सैलरी वगैरह नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सैलरी नहीं चाहिए, तो उसकी एंट्री में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैं पैसों में नहीं तोल रहा हूँ। ये तो बेस्ट एग्जाम्पल हुआ सिर्फ आपके लिए। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जिन चीजों को पैसों में नहीं तोला जा सकता उन चीजों की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होगी। पैसों में नापना जरूरी है, कोई भी चीज हो, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, तो या फिर आपका कंपनी का गुडविल भी है ना, रेपुटेशन है, इज्जत है मार्केट में, जैसे कि ब्रांड नेम वगैरह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे एप्पल, वो सो गुडविल का भी एक वैल्यू होता है, इसीलिए अपन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर देते हैं। लेकिन जिन चीजों की वैल्यू नहीं होती ना, पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते, मनी मेजरमेंट पैसों के रूप में उसकी वैल्यू नहीं की जा सकती, उन चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं करनी है, जस्ट उनको इग्नोर करना है। ये तो हुआ मनी मेजरमेंट। अभी थर्ड पॉइंट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो या हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट।
अभी ये क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स कोई भी एसेट आपके बिजनेस में आप जब खरीदते हो, तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा, जिस कॉस्ट पे आपने खरीदा, उसी कॉस्ट पे, अगर सपोज वो चीज अगले 10 साल तक चलने वाली है आपके बिजनेस में, तो उसी प्राइस पे हर साल मैं उसकी एंट्री करूंगा। और आगे जो भी है उसमें जो कम होगा प्राइस, उसमें वेयर्स एंड टेयर्स आएंगे। सपोज मैं अभी यूज कर रहा हूँ, यूज करने के बाद कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू तो कम होगी ना, वो सेकेंड हैंड चीज हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो मैं अलग से उसमें एंट्री करूंगा। लेकिन जिस प्राइस पे आपने खरीदा, उसी प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे आपको आपके एसेट की एंट्री करनी है। और बाद में उसकी चाहे मार्केट प्राइस बढ़े या कम हो, कुछ भी हो, कितने भी बढ़े, सपोज मैंने अभी ये व्हाइट बोर्ड 1000 रुपए का लिया था, ओके, 1000 रुपीज। तो अगले ये मेरे 4-5 साल तक चलने वाली है। तो जब तक ये चीज चलेगी, तब तक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं इसकी एंट्री 1000 रुपीज से ही करूंगा, कॉस्ट प्राइस पे ही करूंगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जितना भी प्राइस की कमी ज्यादा होगी, प्राइस कम ही होता है, डेप्रिसिएशन ही होता है एक्चुअली। अपन जब यूज करते हैं, अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, यूज करने के बाद इसकी प्राइस तो घटेगी, इसकी वैल्यू तो कम हो ही जाएगी ना। तो जितना यूज करते जाऊंगा हर साल, उसमें मैं उतना डेप्रिसिएशन करते जाऊंगा। डेप्रिसिएशन मीन्स व्हाट? चीजों की वैल्यू कम करना, एसेट की वैल्यू कम करना। वैल्यू कम करना मतलब अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसके मैं यूज कर रहा हूँ इसीलिए उसकी प्राइस घटेगी ना। सेकेंड हैंड चीज हो, जैसे आपका मोबाइल है, आप उसको यूज कर रहे हो, नया मोबाइल लिया तब उसकी प्राइस 10,000 थी, सपोज फॉर एग्जाम्पल के लिए 10,000 थी। लेकिन आप जब जब जितना जितना उसको यूज करते जाओगे, उसके हिसाब से उतनी प्राइस, तो जितने साल उसको होते जाएंगे उसके हिसाब से उसकी प्राइस घटती जाएगी, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अभी मैंने 1000 रुपए का लिया था, सपोज ये व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड की प्राइस में हर साल जब बुक्स में मेरे एंट्री करूंगा, तो 1000 रुपीज ही करूंगा। बस सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि उसके नीचे मैं उसका डेप्रिसिएशन नोट करूंगा, एंट्री रिकॉर्ड कर लूंगा कि इतने इतने प्राइस घटी। सपोज 1 साल बाद इसकी प्राइस 200 रुपए घट गई, मतलब मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया उसका, कि मैंने उसकी प्राइस कम कर दी। भले मार्केट में 1000 की प्राइस थी जब मैंने खरीदा, और अब मार्केट में वो 1500 की मिल रही है, व्हाइट बोर्ड 1500 का मिल रहा है, तो मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था उसी पे एंट्री करूंगा, सिर्फ उस पे डेप्रिसिएशन नोट करते जाऊंगा। 100, 200 रुपए, 100 रुपए, फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन के भी मेथड रहते हैं, वो अपन बाद में सीखेंगे। सो उसी प्राइस में मैं उसका डेप्रिसिएशन करता जाऊंगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना याद रखना है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब जिस प्राइस पे आपने खरीदी थी चीज, एसेट, उसी प्राइस पे उसको हर साल आपको रिकॉर्ड करते जाना है, बाद में उसका आप डेप्रिसिएशन करोगे। ठीक है, इसको ही बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसका कितना भी बाद में प्राइस बढ़ने दो, लेकिन या फिर कितना भी कम होने दो, लेकिन आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हो उसी प्राइस पे आपको एंट्री करना है। अभी फोर्थ है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब क्या। आपने एक मेथड फॉलो किया, अभी वो आपको बेनिफिशियल तभी होगा जब आप उसी पे कंसिस्टेंट रहोगे। मतलब आप अगर चीज़ों की, मेरे व्हाइट बोर्ड की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं डेप्रिसिएशन 10% हर साल डेप्रिसिएशन इसका कर रहा हूँ, बराबर। तो जिस मेथड से मैंने इसका डेप्रिसिएशन किया, मतलब इसकी प्राइस कम हुई, मैंने उसका प्राइस ही रेट प्राइस कम किया, उसके जो वेयर्स एंड टेयर्स आए हैं, सपोज एक एसी है मेरा, तो उसकी प्राइस घटने ही वाली है हर साल, जब जितना मैं उसको यूज करूंगा उतनी उसकी प्राइस घटेगी। तो जिस मेथड से मैं उसकी प्राइस कम कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, 10% हो, 5% हो, जितना भी हो, तो हर साल मुझे वही मेथड, वही पॉलिसीज मुझे अप्लाई करनी है। तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट अभी ऐसे नहीं कि चलो इस साल तो मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मैं इस साल इसकी प्राइस ना
घटाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसा नहीं। जी आप यूज जितना भी करो करो या ना करो, लेकिन हर साल उसका डेप्रिसिएशन आपको उतना ही परसेंटेज सम उसी मेथड से करना है जिस मेथड से आपने फर्स्ट किया था। इसी को बोलते कंसिस्टेंट रहना, और हर साल करना जरूरी है। कंसिस्टेंट का मतलब आपको तो पता रहेगा। सपोज आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप कंसिस्टेंट रहो तो ही आपको इफेक्ट आएंगे, रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब अगर आप सब्सक्राइब करोगे मीन्स कंसिस्टेंट वीडियो आप देखोगे, तभी वो लेक्चर्स आप डेली देखोगे और आपके माइंड में वो बातें बैठ जाएंगी, सेट होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। वो तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, इफेक्ट दिखने लगेगा। इसको ही बोलते हैं। ऐसे ही अकाउंटिंग में भी रहता है, जो भी मेथड से कुछ भी डिप्रिसिएशन है या फिर ऐसे, तो आप एंट्री करते हो, रिकॉर्ड करते हो, 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लेती, ऐसे नहीं। आपको सालों साल तक कंसिस्टेंटली उसकी रिकॉर्ड करते जाना है, कभी भी ऐसे इग्नोर नहीं करना है। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अभी फिफ्थ है कंजर्वेशंस। अभी मेरे पास एक कस्टमर आया, मैं एक शोरूम का ओनर हूँ, मीन्स शोरूम मेरा है, मैं उसमें अकाउंटिंग कर रहा हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया जो क्रेडिट पे, क्रेडिट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, उधारी पे सामान लेके गया, मैंने सेल किया, वो परचेस करके लेके गया, खरीद के लेके गया, उधारी पे लेके गया। अभी मुझे डाउट है कि ये तो मेरे पैसे नहीं देगा, ये डुबाएगा मुझे, बिकॉज 2-3 महीना होके गया, अभी तक पे नहीं कर रहा है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं कर रहा है। तो मुझे डाउट है कि ये डेटर जो है ये मेरे पैसे डुबाएगा। डेटर मीन्स व्हाट, जो उधारी पे सामान लेके जाता है और उसके पास अपन पैसे मांगने जाते हैं, तो वो अपना डेटर है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया था ये पिछले लेक्चर्स में। सो वो मेरा डेटर है, वो अभी मुझे डाउट है कि वो मुझे पैसे डुबा सकता है, चांसेस है नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं मेरे बिजनेस में सपोज जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पैसे बाजू में रखते जाऊंगा, ताकि बाद में ज्यादा इफेक्ट ना पड़े मुझ पे, इतना लॉस ना झेलना पड़े। तो जो भी रिजर्व फंड रहेगा वो बाजू में करते जाऊंगा, या जो भी है, कुछ फंक्शन है, कुछ करना है बिजनेस के अंदर, तो मैं उसके लिए पैसे निकालते जाऊंगा कि उसका बर्डन बाद में ना पड़े। इसीलिए बोलते हैं उसको कंजर्वेशन, बाजू में रखे रहना, कंजर्व करके रखना पैसे, बाद में उसका आपको यूज होगा। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है। बाद में देखते हैं गोइंग कंसर्न, चल रहा है, गोइंग, चलने वाला बिजनेस। आपका बिजनेस कब चलता रहेगा स्मूथली, जब आप सब डेप्रिसिएशन हो, एसेट का डेप्रिसिएशन हो, या फिर रेगुलर आपके जो एक्सपेंसेस है उनकी प्रॉपर डेट वाइज टाइम टू टाइम एंट्री हो, विदाउट इग्नोरिंग, विदाउट कोई भी ट्रांजेक्शन बिना छोड़े आप उसकी एंट्री करते रहोगे। या फिर अगर सपोज मेरे वाइट बोर्ड का डेप्रिसिएशन में आपको बताया था कि हर साल करूंगा, तो एक भी साल मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को इसको कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, उसको मैं डेप्रिसिएशन करता रहूंगा। तो मेरे एसेट के बारे में ये हुआ। सेकंड है, मैंने किधर पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं और उसका बैंक बिजनेस के नाम से, और उस पर 10% मुझे रिटर्न मिलने वाला है, तो हर साल उसकी भी एंट्री मुझे करनी जरूरी है। मतलब हर एक चीज जो कंसिस्टेंटली आपको करनी जरूरी है वो आप करते रहेंगे, तभी और तभी आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपके लॉसेस वगैरह आपको पता चलेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। वरना आप अगर एंट्री नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है, चांसेस है। तो इसीलिए बोलते हैं उसको गोइंग कंसर्न। अगर आपको आपका बिजनेस चालू रखना है तो ये सब जो पॉलिसीज है, मीन्स सब आप एंट्री कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्रांजेक्शन वगैरह, या फिर डिप्रिसिएशन हर साल कर रहे हो तो करते ही रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। 7 है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब क्या, सपोज मुझे आज ऑर्डर मिला सामने वाली पार्टी से 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला, और कल में उसको 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला, ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए, फोकस,
1 लाख रुपए का मुझे ऑर्डर आज मिला, हमारी डील हो गई, और मैं उसको सेल मतलब मेरे शोरूम से या फिर मेरे गोडाउन से उसको माल जो भी रहेगा, एलईडीज वगैरह, एसी जो भी रहेगा, चीजें, गुड्स, गुड्स बोलते हैं अपन अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, गुड्स, गुड्स जब इधर से मैं सेल करूंगा, मीन्स मेरे पास से उसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, तभी और तभी जितने अमाउंट की हुई, सपोज 1 लाख का ऑर्डर मिला है, तो मैं आज कुछ एंट्री उसकी नहीं कर सकता। जब मेरे पास से गुड्स ट्रांसफर हो गए उसके पास, वो भी कितने वैल्यू के, सपोज 50,000 के ही ट्रांसफर हुए, और ऑर्डर तो 1 लाख का मिला है ना, बट 50,000 के ही ट्रांसफर हुए, सेल्स हुआ कल, तो मैं कल उसकी 50,000 की ही एंट्री करूंगा एज अ सेल, और मैं उसकी 50 और जो बचे हैं 50,000 उसकी एंट्री नहीं कर सकता जब तक उस वैल्यू के गुड्स उसको सेल नहीं होते। मतलब रियलाइजेशन अपने को क्या कहता है कि जब आपके पास से पैसे जाए, पैसे आए, या फिर सेकेंड थिंग, उधारी पे कोई सामान लेके जा रहा है, जब आपके पास से वो सामान उसके पास जाए, आप उसको सेल एग्जैक्ट में करो। ऐसे नहीं कि डील हो गई है, 1 लाख का ऑर्डर मिल गया है तो मैं एंट्री कर लेता हूँ कि 1 लाख का सेल हुआ, नहीं हुआ। जब तक आपके पास से गुड्स उसके पास नहीं जाते, सेल नहीं होता, जितने का भी नहीं होता, 1 लाख का हो गया कल के कल, सेल कर दिया मैंने, भेज दिए गुड्स उधर, ट्रांसफर कर दिए, तो मैं पूरे 1 लाख की एंट्री कर दूंगा सेल्स की। लेकिन सपोज 90,000 का भी हुआ तो 90,000 करूंगा, जितने का भी सेल होता है, और तभी जब वो एग्जैक्ट में, एक्चुअल में वो चीज उसके पास सेल करेंगे आप, तभी उसकी एंट्री करेंगे, उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। फैक्ट एकदम रियलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ भी डाउट हो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा आपको, उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। अभी है एक्रूअल। एक्रूअल मीन्स व्हाट? आपने किसी जगह पे इन्वेस्ट करके रखे हैं बिजनेस के नाम पे पैसे, या एफडी बना के रखी है, किसी सपोज कुछ भी हो, एफडी हो या फिर शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड्स में, कोई हुआ वो, तो आपने उधर इन्वेस्ट करके रखे हैं पैसे, तो वो जो है अमाउंट वो एक्रूअल होते जाएगा। मीन्स आज कल दिन ब दिन उसकी प्राइस तो बढ़ती जा रही है ना, रेट तो बढ़ रहा है, मीन्स की अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं अक्रूवल। बढ़ते जा रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट है वो आज 1 लाख इन्वेस्ट किया, कल 1 लाख 2,000, 1 लाख 3, कुछ ना कुछ तो उसका बढ़ेगा ना डेली बेसिस पे, लेकिन अपन बाद में एट द एंड देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है ना, उसी को बोलते हैं अक्रूवल। 9th है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डुअल एस्पेक्ट मतलब क्या? अभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, 2 एंट्रीज, एक ही एंट्री नहीं। सपोज अभी मेरा जो एसेट है, मीन्स मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो ही पकड़ के चलते हैं कि मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, उसका मैंने आपको बताया कि मैं डेप्रिसिएशन कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से कर रहा हूँ। इसको मैं यूज करूंगा, जितना यूज करते जाऊंगा, मतलब मैंने सपोज आज 1,000 रुपए का खरीदा, डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाएगा। 1,000 रुपए का व्हाइट बोर्ड मैंने खरीदा, और वो व्हाइट बोर्ड 1 साल बाद, सालों साल, मतलब उसकी वैल्यू घटती जाएगी। जैसे अपन कोई भी चीज ले लो ना, जितना आप उसको अभी यूज करते जाओगे तो उसकी वैल्यू तो घटनी तय है। तो जितना मैं अभी इसको यूज करते जाऊंगा सालों साल, उसका मैं उसका डिप्रिसिएशन करूंगा। डिप्रिसिएशन मीन्स, वर्ड का मीनिंग है कि उसकी प्राइस घटाना, अपने आप से घटा देना, या तो अपने इसके हिसाब से, जो भी मेथड्स रहते हैं डेप्रिसिएशन के, उसके हिसाब से वो आपको आगे सीखने हैं, अभी डेप में नहीं जाते उसमें, सिर्फ डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ लो अभी के लिए। तो जिसका प्राइस मैं घटाते जाऊंगा उसी को बोलते हैं चीजों की वैल्यू कम करना, प्राइस घटाना, एसेट्स की, चीजों की मीन्स एसेट्स किया सिर्फ,
एसी वगैरह है, मेरा फैन है, मेरा व्हाइट बोर्ड है, हर एक की वैल्यू कम होती जाए, मेरा मोबाइल है, जो भी है, या फिर आपके छोटे से ईयरबड्स भी पकड़ लो, उसकी भी डिप्रिसिएशन होती है ना, जितना आप उसको यूज करते जाते हो। तो वैसे ही व्हाइट बोर्ड है, इसका मैंने डिप्रिसिएशन कर रहा हूँ। तो सपोज 1,000 का व्हाइट बोर्ड लिया था मैंने आज, और आज से 1 साल बाद मैं उसमें 200 रुपये का डिप्रिसिएशन कर देता हूँ कि 200 रुपये इसकी कीमत घटा दी, और मैं अभी फिर बच गया है वो 800 का। तो 200 रुपये आप डिप्रिसिएशन करोगे, इसमें से माइनस करोगे व्हाइट बोर्ड की कॉस्ट प्राइस से, जिस तो सेकेंड इसका इफेक्ट होगा, मीन्स वो आप एंट्री करोगे माइनस जो भी है 200 रुपीज, 1000 में से 200 गए, बचे कितने, रिमेन्स 800 रुपीज। तो जो 200 रुपये है वो इधर से तो माइनस हो गए एसेट में से, लेकिन वो आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है। तो उसका एक सेकेंड एंट्री होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे होती है, वो आपको आगे सीखना है कि, लेकिन अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि व्हाइट बोर्ड जो मेरा एसेट है उसमें से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ वैल्यू, तो माइनस कर रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस हो गया। तो सेकेंड एंट्री उसका डुअल एस्पेक्ट, सेकेंड एंट्री होगी कि वो मेरे लिए लॉस है 200 रुपीज का। 1000 रुपीज की चीज 800 उसकी प्राइस पहुंच गई, 200 रुपीज लॉस हो गया, माइनस किया मैंने उस एसेट की कीमत से, तो मैं 200 रुपीज का एक्सपेंस नोट करूंगा, मीन्स इधर से माइनस करूंगा एसेट की प्राइस में से, कॉस्ट में से, और सेकेंड एंट्री उसकी होगी कि मेरे लिए वो लॉस हो गया 200 रुपीज का। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आया ही होगा। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। अभी डिस्क्लोजर, अभी मैंने आपको बोला कि ना एक काम करो, आप आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं ना 1 लाख रुपए, आप इस कंपनी में डाल दो, मीन्स कि इधर इस इन्वेस्ट कर दो। अभी आप पूछोगे ना, अरे मैं अगर इसमें पैसे लगाऊंगा, इस बिजनेस में पैसे लगाऊंगा, मुझे पता तो होना चाहिए कि ये प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, वरना पता चला मैंने ऐसे ही अंधाधुंध पैसे लगा दिए बिना देखे, तो कल को मुझे भी लॉस होगा, मेरे भी पैसे डूब गए। तो वो ना हो, इसीलिए क्लियरली इधर बोला गया है कि डिस्क्लोजर, और ये कंपलसरी है हर एक बिजनेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से जो भी है बैलेंस शीट वगैरह, वो सब डिस्क्लोज करना जरूरी है, मीन्स शो करना जरूरी है। फॉर बेस्ट एग्जांपल दो आपको, फॉर एग्जांपल अभी जो बड़े बड़े कंपनीज में है उसमें ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मीन्स जो भी बिजनेस में जुड़े हुए हैं लोग, सपोज आप और आपका फ्रेंड दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो। अभी आपका जो फ्रेंड है वो सब मैनेज कर रहा है या फिर अकाउंटिंग वही कर रहा है बिजनेस की, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर जिनको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, जिसको सपोज आप 2 जन पार्टनर हो, तीसरे पर्सन को आपको ज्वाइन करना है कि मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप में आ जाता हूँ। पार्टनरशिप सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, ज़्यादा भी हो सकती है आपका, और उसमें है थोड़ा लेक्चर है, मीन्स थोड़ा चैप्टर है। तो थर्ड पर्सन को अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो जानना तो चाहेगा ना कि आपका बिजनेस की कंडीशन क्या है, आपका बिजनेस लॉस में है, प्रॉफिट में है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसकी ग्रोथ क्या है, पिछले साल के क्या क्या किस लेवल पे था आपका बिजनेस, अभी किस लेवल पे है अभी, तो वो उसको जानना जरूरी है। या फिर आपको फ्रेंड को भी आपको दिखाना जरूरी, बिकॉज आप दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको दोनों को एक दूसरे को पता ही होना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है अपने बिजनेस की। तो इसीलिए बोलते हैं बिजनेस के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सब सब अकाउंटिंग लेजर्स वगैरह जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो डिस्क्लोज करना इम्पोर्टेंट है, दिखाना जरूरी है सबको, जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इट्स कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। 11th है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मीन्स व्हाट, अभी आपका बड़ा लाखों का बिजनेस है, अभी उस बिजनेस में सपोज आप एक मार्कर लेके आए, जरूर आपको कुछ रिक्वायरमेंट था, आप मार्कर लेके आए 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, जो भी है, उस मार्कर की एंट्री अगर आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं भी करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 20 और 25 रुपए का मार्कर है,
कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। 20-25 रुपए से, और ये बिजनेस का पार्ट भी नहीं है, मीन्स कि बिजनेस का पार्ट मीन्स एक्सपेंस तो है, लेकिन आप एंट्री करना भूल गए या फिर आपने इग्नोर कर दिया उस एंट्री को, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि आपका बिजनेस है, सपोज अब शोरूम है आपका, तो आपका बिजनेस है कि सेल्स करना, क्या? एलईडीज, एसीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, वो आपको सेल करना आपका बिजनेस है, मीन्स आपका मेन मोटिव है। तो उसमें अगर मैं मार्कर लेके आया हूँ स्टेशनरी से और उसकी एंट्री करना ही भूल गया, रह गया, एंट्री हुई नहीं, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या बिजनेस पे? वही बताया गया है इधर। मटेरियलिटी मीन्स ऐसी चीजें जिससे कि आपने बैलेंस शीट पे इफेक्ट हो। सपोज आपने अभी नया एसी खरीद के एसी लगा दिया आपके बिजनेस में, मैंने मेरे क्लासरूम में एसी लगा दिया, तो उसका तो इफेक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ेगा ना, वो बड़ा एक एसेट इंक्लूड होगा ना मेरे बिजनेस के अंदर, तो उसकी एंट्री करना जरूरी है, तो उसके उससे मेरे बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ने वाला है ना। तो इसीलिए उसको बोलते हैं मटेरियलिटी, कि जिन चीजों से आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़े उसी की एंट्री करना इंपॉर्टेंट है, ना कि छोटी मोटी 2-4 रुपए की चीजें। यही है मटेरियलिटी। लास्ट है कंसेप्ट जो है मैचिंग कंसेप्ट। अभी मैचिंग कंसेप्ट अपने से क्या कहता है? तो सपोज आपने डेली के अपने बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर में, मीन्स इस साल में मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या खर्चे हुए या फिर क्या 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 खर्चे हुए वो आपने दिखा दिया, लेकिन क्या क्या इनकम हुई वो नहीं दिखाया, तो वैसे तो नहीं सब जमेगा ना, अपने को समझ में नहीं आएगा कि क्या खर्चों में से कितना नुकसान हुआ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, वो कुछ पता नहीं चलेगा। एट द ईयर एंड आपको वही देखना है ना, देखना तो वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर बिजनेस। सो ये इंपॉर्टेंट है मैचिंग कंसेप्ट, कि अगर आप लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको इनकम भी रिकॉर्ड करना ही है, मीन्स प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करना है जितना, या फिर आप सिर्फ इनकम रिकॉर्ड करते जा रहे हो, एक्सपेंस खर्चे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत है। आपको जैसे इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे डेली के खर्चे भी रिकॉर्ड करने हैं आपको।